नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 24 के चुनाव में बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। टारगेट बड़ा है, लिहाजा इससे लेकर अचूक तैयारी भी चल रही है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के आलाकमान मंथन करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं के टिकट काटे गए। अब आने वाली दूसरी लिस्ट ने कई दिग्गजों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। क्यों? बखूबी आप समझ रहे होंगे। डर है कि टिकट मिलेगा या पत्ता साफ हो जाएगा। अब आज दूसरी लिस्ट के मंथन के लिए भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा, जिसमें ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के कोर कमेटी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर चर्चा होगी। चर्चा में एक एक सीट पर मंथन हो रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर, हर एक सीट जरूरी है। और चलो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो रही। सबसे पहले शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। बेहद अहम है, जहां तैयारियां लगातार बीजेपी की रही, बीजेपी तैयारियों में अव्वल रही। यही वजह रही कि 195 नामों की पहली सूची भी आ गई, जिसमें राजस्थान के भी 15 नाम शामिल रहे। अब इंतजार दूसरी सूची को लेकर हो रहा है। सबसे पहले तो चाहेंगे आपसे यही जानना कि आखिर इस बैठक के बाद कब तक ये इंतजार भी खत्म होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वो राजनीतिक दल है जो पंचायत समिति, नगर पालिका से लेकर लोकसभा चुनाव तक का चुनाव बहुत शिद्दत के साथ लड़ता है। उसके लिए बहुत तैयारी करता है, एक बहुत बड़ा होमवर्क करता है। और उस होमवर्क के अनुसार वह भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासित कार्यकर्ता सिपाही है, वो उसको एग्जीक्यूशन का क्रियान्वयन करने का काम करता है। ऐसे दसों उदाहरण हैं जब हमने केवल और केवल अपने रीति नीति, अपने काम और अपनी योजना, इसके दम पे हमने बहुत से चुनाव जीते। और आज इस बात को पूरा विश्व मानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक फलसफा है वो आज पूरे विश्व में अव्वल है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए हमने 195 सीटों की घोषणा करी है, और उसके बाद अब हमारी अगले ब्लॉक में भी एक फेज के और टिकट डिक्लेयर होने वाले हैं जल्दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस मामले में बहुत आगे हैं और कहीं भी विपक्ष या इंडिया अलायंस इस मामले में हमारे साथ है, खड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं श्वेता, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। दूसरी तरफ विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन कहिए, जो इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, उसके नेताओं की स्थिति ये हो रही है कि अगर हम विशेषकर राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो राजस्थान के बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में आने से डर रहे हैं, चुनाव लड़ने से स्वयं डर रहे हैं और ऐसे गली निकाल रहे हैं कि हम उनको चुनाव ना लड़ना पड़े। जैसा कि आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो सब चुनाव से बचना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ में 25 से 25 सीटें जीत रही। ये तो एक चीज है, पर हमारा इन 25 की 25 सीटों पर जो हमारा मार्जिन है, जीत का मार्जिन है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 5 लाख से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये दावा 5 लाख से ऊपर मार्जिन जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, चलिए, तैयारी तो बीजेपी की चल रही, दूसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी जल्दी आ जाएगी। कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी? कितनी तैयारियां कांग्रेस की हो चुकी है? दूसरा, जो भी इन्होंने कहा, पंकज जी ने कहा कि आपके बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, यानी पहले ही हार का डर। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज जी ने जो बात अभी कही है उस बारे में मेरा ये कहना है कि इनकी पार्टी गठन को आज 44 साल हो गए। इनकी पार्टी गठन 1980 में हुआ था। 44 साल में पहली बार इनकी पार्टी में, राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो इनको 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, जो भाजपा में कभी नहीं हुआ। और मेरा आपसे फिर कहना है कि इस पार्टी ने जिस तरह की प्रथाएं शुरू की हैं, आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री जी इस देश को परिवार भी कहते हैं, और परिवार कहने के साथ साथ मणिपुर में पहलवानों की, जो महिला पहलवानों थी उनके साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, विपक्षी पार्टियों की सरकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो क्या परिवार का अंग नहीं है? अगर वो परिवार का साइज 140 करोड़ बताते हैं तो क्या ये सब लोग उसमें सम्मिलित नहीं है? तो समझ ये है कि इस समय पार्टी में बगावत भी हो रही है, पार्टी की प्राथमिकताओं में एक गफलत भी हो रही है, और जिस तरह प्रधानमंत्री इस देश में राजनीति करना चाहते हैं
और उनकी बौखलाहट दिख रही है। मेरा मानना है कि कांग्रेस की भी लिस्ट आई नहीं है, इसलिए इनकी सारी आशंकाएं या जो जो बातें कह रहे हैं वो इसलिए निराधार है कि हमारी पहली लिस्ट आने का इंतजार तो कीजिए। हमारे सभी नेता उपलब्ध हैं, सभी नेता चुनाव लड़ेंगे। शायद इतना देरी हो रही है, ये पहली सूची में अब तक कांग्रेस नहीं निकाल पाई और इसलिए ये इस तरह से बातें की जा रही हूं कि शायद कोई लड़ना नहीं चाहता, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? ये जल्दीबाजी का श्रेय भी यही लेना चाहते हैं। हाँ। ये जल्दीबाजी कर घोषणा कर श्रेय लेना चाहते हैं। उसका परिणाम देख रहे हैं ना कि राजस्थान में 3 लोकसभा सीटों पर विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे हैं, जो भाजपा में पहले कभी सुनाई नहीं दिए। उसका कारण कि आप आम सहमति से काम नहीं कर रहे हैं, आप मनमाने तरीके से चयन कर रहे हैं। आपने लोगों से कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सारे फैसले ले रहे हैं और चूंकि नीचे से सलाह मशविरा नहीं हो रहा, स्थायी यूनिटों से बात नहीं की जा रही, प्रदेश यूनिटों से बात नहीं की जा रही, तो ये असंतोष उभर रहा है। और अभी ठहरिए, और अभी ठहरिए श्वेता, और सुनिए, अभी तो साउथ की सीटें आनी बाकी हैं। पूरे दक्षिण भारत में जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है, समस्या तो वहां आने वाली है। लेकिन यहाँ पर बताइए, क्या कांग्रेस में कोई टिकट नहीं कटेगी जो पुराने कैंडिडेट जिनको उतारा गया था, और अगर जो इस रेस में होंगे और जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो तो विरोध के स्वर वहां भी फूटेंगे। ये प्राथमिकता है श्वेता, हम तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी, हमारा नेतृत्व तय करेगा। सवाल है हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इनकी प्राथमिकता होने के बाद में बगावत भी तो नहीं क्या हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से अब आरएसएस को भी किनारे लाने की कोशिश हो रही है, अन्य संगठनों को कोशिश हो रही है, और सिर्फ मेरा परिवार, भाजपा का परिवार नहीं, संघ का परिवार नहीं, मोदी जी का परिवार, ठीक है, मोदी जी का परिवार है तो मणिपुर भी शामिल है, उसमें पहलवानों बेटियों जी के साथ अत्याचार हो रहा है वो भी शामिल है, किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो भी शामिल है। ये सब 140 करोड़ में हैं, तो फिर ये मेरे परिवार के साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिए, जो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की सभी बातों का जवाब देता हूँ, परंतु मैं एक बार जो ये स्वीकार नहीं कर रहे वो इनको मैं याद दिला देता हूँ। सोनिया गांधी जी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा करती थी, और ये रायबरेली सीट परंपरागत रूप से नेहरू जी के समय से कांग्रेस की रही है। पर आप दुर्भाग्य देखिए, अच्छा दूसरी बात यह है कि रायबरेली में कभी चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती थी सोनिया गांधी जी, कि भाई उनको वहां रहना पड़ता था, परंतु आप दुर्भाग्य देखिए रायबरेली से भी इनको डर लग रहा है। इसलिए सोनिया गांधी जी राज्यसभा के माध्यम से लुटियंस जोन के अंदर अपना बंगला सुरक्षित करना चाहती है। ये क्या है, और सीधे सीधे डर नहीं तो और क्या है, आज इनकी जो सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च कमांडर है, वो डर के मारे राज्यसभा के मार्फत घुस रही है। लेकिन एक उम्र और स्वास्थ्य भी तो तकाजा होता है, वजह हो सकती है। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने पहले रायबरेली में कभी प्रचार नहीं किया, कभी रायबरेली नहीं गई। स्वास्थ्य की दिक्कत तो उनको लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ नाम के लिए आप लड़ लो चुनाव, आप पहुंच जाओ और जनता की सेवा ना कर पाओ, तो उससे बेहतर है ना कि चुनाव न लड़ा जाए। श्वेता, मैंने अपने वक्तव्य में इसीलिए कहा कि पहले भी रायबरेली में कभी नहीं गई सोनिया गांधी जी। जब लोकसभा से चुन के आई है 3 बार हो, तब भी कभी सोनिया गांधी जी रायबरेली नहीं गई, तब भी उन्होंने जनता की सेवा नहीं की, तब भी कभी उनकी फिजिकल प्रेजेंस रायबरेली के अंदर नहीं रही। अगर ऐसी स्थिति जब थी तो अब राज्यसभा में जाने की क्या जरूरत थी? ये सीधा सीधा बताता है कि जैसे पिछली बार 19 के अंदर अमेठी में हाल हुआ था, वो रायबरेली में होने वाला है, इसीलिए गई। दूसरी यानी अब मानने के हार का डर, बिल्कुल हार का डर है। दूसरी चीज, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, जब ऐसा एक माहौल बना कांग्रेस के अंदर भी और दिल्ली में भी कि भाई सीनियर लीडर्स को लड़ना चाहिए, तो सबसे पहले मना करने वाले अशोक गहलोत जी थे। उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर्स लड़ेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, ये अखबारों में छपा, सबको उनके ट्विटर पे उनके बयान है। तो ये इस बात से ये छुपा नहीं सकते कि आज तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को डर लगा हुआ है और डर के मारे बैठे हुए हैं। चलिए, अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर। अदिति, बेहद अहम है अदिति, देखिए अब दिल्ली में ही क्योंकि मंथन चल रहा है, राजस्थान की बात कर ले या पूरे 195 नामों की बात कर ले, चलिए पहली सूची आ गई, अब इसके बाद इंतजार बढ़ गया कि दूसरी सूची कब आती है। दिल्ली में बैठक भी चल रही है। पहली बात तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस बैठक को लेकर भी क्या कुछ अपडेट है, कब तक आगे की बैठकें होंगी और इसके बाद कब तक होगा जब हम मानेंगे कि नाम फाइनल है और आज किसी भी वक्त सूची आ सकती है। दूसरी अहम बात, जो नामों पर मंथन हो रहा है, क्योंकि हर एक सीट जरूरी है और इसलिए हर एक सीट पर, हर एक कैंडिडेट पर पूरा वक्त दिया जा रहा है और इसलिए चर्चाएं भी लंबी होती हैं। ऐसे में क्या जिस तरह से पहली सूची को लेकर पैरामीटर्स थे, जिनको लेकर जिन बिंदुओं पर बातचीत हो रही थी, वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं अब आगे के भी कैंडिडेट्स पर, या फिर सीट वाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग? सर्वे दोनों ही पार्टियों ने कराए हैं। दोनों ही पार्टी 25 सीटें जीतना चाहती हैं। एज भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है।
अब पहले मैं आपको, आपने जो मुझसे सवाल किया है उसका जवाब देती हूँ, फिर मैं प्रदीप जी का जवाब देना चाहूंगी। जी देखिए, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 16 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें से ज्यादातर राज्य वो हैं जो पिछली बार नहीं थे, यानी कि साउथ दक्षिण के राज्य हैं। आज रात को 9 बजे राजस्थान की बैठक होनी थी, जिसमें केवल 2 लोगों को बुलाया गया था। वो 2 लोग थे सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनसे ये कहा गया कि आज कोई चर्चा ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बुलाया गया, जाहिर तौर पे इन 10 सीटों को लेकर। दोपहर में वाइस प्रेसिडेंट वसुंधरा राजे शाम को 4:30 बजे वो वहां पहुंची, 1 घंटा रुकी और आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने के चलते आज वो 9 बजे की अनऑफिशियल बैठक अब शायद नहीं हो रही है। 2 दिन बाद होने की संभावनाएं हैं, एज एंड व्हेन मुख्यमंत्री ठीक हो जाएंगे। इसके इतर कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन ने यह तय किया था कि मैं पुराने जितने भी सीएलपी, पीसीसी, बड़े नेता, जातीय समीकरण के लिहाज से बड़े नेता, सबसे 1 to 1 बात करूंगी और फिर मैं फैसला लूंगी। कल करीबन 1.25 घंटे तक ये 25 सीटों पर बैठक चली। अब कल कांग्रेस की पहली सीईसी की बैठक शाम 6 बजे है और कल कई कोर ग्रुप की बैठक भी बीजेपी की दिल्ली में है। अब बात आती है बीजेपी के 10 प्रत्याशियों की जो बची हुई सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी जो हैं अब बदले जाने वाले हैं। जयपुर में क्योंकि राव राजेंद्र सिंह का नाम था जयपुर ग्रामीण से, लेकिन उससे पहले सर्वे में राजपाल सिंह शेखावत का नाम आया। इंटरनल क्राइसिस के चलते अब उनका नाम हटाने के चलते एक महिला राखी राठौड़ का नाम आ रहा है। दूसरी बात है, राजेंद्र राठौड़ का सिंगल पैनल में नाम दिया गया राजसमंद से, लेकिन किसी एक बड़े नेता ने हस्तक्षेप किया और राजेंद्र राठौड़ का नाम वहां से हटा दिया। अब कालवी जी के बेटे या ओम जी के बेटे का नंबर वहां से लग सकता है। तो ये जो 10 सीटें हैं ये आसान नहीं है, इस पे नए प्रत्याशी होंगे इन 10 सीटों पर और इन 10 सीटों पे क्राइसिस भी होगा। अब अब बैठक हो रही है। जब कल स्क्रीनिंग की बैठक हुई उसमें भी तमाम तरीके के नाम लिए। कांग्रेस जो है प्रहलाद गुंजल, चूरू से जिनका टिकट कटा राहुल कसवा, हनुमान बेनीवाल, इन तमाम, और बीएपी के साथ अभी अलायंस नहीं हुआ, लेकिन सीपीआईएम के साथ अलायंस की बात चल रही है। तो कांग्रेस भी कम से कम इन 25 में से 3 सीटों पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। कोशिश है कि आए, लेकिन इंटरनल क्राइसिस कांग्रेस में तो है ही, पिछले 5 साल दिखा। ऐसी स्थिति में जाट नेता कौन होगा? कोई चाहता है हनुमान बेनीवाल आए, कोई चाहता है हनुमान बेनीवाल नहीं आए। ज्यादातर सीटों पे जैसे दिग्गज चेहरे नहीं उतरना चाहते, तो जो उतरना चाहते हैं वो जिताऊ नहीं है। तो बहुत क्राइसिस यहाँ पर भी चल रही है। सर्वेज और इंटरनल सर्वेज और जो बड़े नेताओं से पूछकर उनके सपोर्ट के साथ प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। ये तो हुई पूरी जो अभी फिलहाल का जो वो है। लेकिन अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जिस तरह की स्थिति है नरेंद्र मोदी की, तमाम सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में क्या स्थिति है। कांग्रेस में राहुल गांधी कहाँ है? मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले नहीं ले सकते, इसलिए महेंद्रजीत सिंह मालविया पार्टी छोड़कर चले गए। महेंद्रजीत सिंह मालविया पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि मुझे राज्यसभा जाना है, आपने मुझे एलओपी नहीं बनाया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप जाके केसी वेणुगोपाल से बात करें, आप राहुल गांधी से बात करें। राहुल गांधी अवेलेबल नहीं है, छुट्टी लेके वो लंदन चले जाते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं या सारा संगठन चला रहे हैं। तो प्रदीप जी, कम से कम नरेंद्र मोदी चला तो रहे हैं, आप क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले ले नहीं पाते? केसी वेणुगोपाल फैसले प्रियंका जी और राहुल जी और जिनमें से एक से लेते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं होते, और आपके यहाँ बड़े चेहरे उतरना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में जब हम परिवारवाद की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, आप क्या वहां पर नेता नाराज होंगे? इंटरनल क्राइसिस होगी, आप क्या नेता है ही नहीं, आपसे नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रॉब्लम ये है कि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, जिसको ऑफर किया जा रहा है वो। बिल्कुल अदिति, एक बार जवाब भी ले लेते हैं प्रदीप जी। अदिति, मेरा बात ये कहना है कि जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 30 साल की राजनीति कांग्रेस में की है और वो पदों पर, मंत्री पदों पर रहे हैं, उनका ये उल्लेख कि उन्हें अपोजिशन का नेता नहीं बनाया गया, तो क्या ये उनका अधिकार है? राजनीतिक दल में किसी व्यक्ति को उसकी
उसकी जो योग्यता होती है उसके लेकिन अनुसार वक्त उसको भी जिम्मेदारी नहीं दी दिया जाती गया, है। बातचीत नहीं लेकिन कर रहे हैं, किसी ये के भी बात- कहने ये भी पर आरोप सवाल है। वो नहीं है हाँ, श्वेता, हाँ। सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर या उसकी मांग पर उसे बना दिया जाए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, किसी राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं होता। आज भाजपा में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं, लेकिन सवाल यह कि ये भावना बननी चाहिए, पार्टी में एक मत होना जाना चाहिए। तो सुबह आप स्वयं नहीं फैसला कर सकते क्या जिम्मेदारी है। ये सामूहिक नेतृत्व तय करता है कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को विपक्ष का नेता नहीं बनाया तो पार्टी से चले गए। 30 साल आपने कांग्रेस में राजनीति की तो कांग्रेस ने आपको दिया, लेकिन चूंकि आपको नहीं मिला। और यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को राजनीति में कुछ मिलता है वही लोग पार्टी के साथ दगाबाजी करते हैं, और कार्यकर्ता जिसे नहीं भी मिलता तो भी वो प्रतिबद्धता निभाता है। लेकिन जिन नेताओं को पार्टियां देती हैं, उनको महत्व देती हैं, उनको पद देती हैं, वही लोग अपने पद को न मिलने पर तो ऐसे तो सौदा कई नाम करते है, हैं। ऐसे तो कई ऐसे नाम लोग है। आज नहीं कल पार्टी छोड़े कांग्रेस। तो ये लोग तो आप ही के और राहुल गांधी ने बार बार कहा है, राहुल गांधी ने बार बार कहा है ऐसे लोगों को कि जो लोग प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस में काम नहीं कर सकते वो कल नहीं आज कांग्रेस छोड़ दें। और इसके लिए हम तैयार। आदित्य क्योंकि वक्त खत्म हो रहा। आदित्य ऐसे तो सब छोड़ देंगे प्रदीप जी। जी जाएं। सब छोड़ फहरिस्त देंगे। इतनी लंबी है कि आप किन किन को बोलेंगे। अशोक चौहान, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देखिए असम के सीएम, इतनी लंबी फहरिस्त है। आरपीएन सिंह, आदित्य अशोक जी जाएं, उनको आप सजाएं। बीजेपी उनको क्या महत्व देगी ये पता लगेगा। सर नेता भी तो होना चाहिए पार्टी के लिए। मेनका गांधी को आप ले गए, क्या किया आज वो सर राज्यसभा भेज दिया, सीएम बना दिया। जो लोग उधार के लाए जाएंगे उनका यही हश्र होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अशोक चौहान का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक चौहान ने ये कहा कि मैंने 40 दिन लगातार कोशिश की कि राहुल गांधी मुझसे मिलने का समय दे दें। यही तो शिकायतें हैं आप सबकी प्रदीप देखिए जी, आप माने या ना अवेलेबल माने। है हाँ। नहीं, और दोष बीजेपी को। राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कोई कुत्ते से मिलते हैं, उनको बिस्किट खिलाते हैं सबको। पार्टी छोड़ेगी अपने अपने कारण है नेताओं के। श्रीमान जी ये क्या आप बात समझिए, जिसको पार्टी छोड़नी है बहाना ढूंढता है। सवाल इस बात का नहीं है, पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात होती है और सामूहिक नेतृत्व की फैसले करता है। इसलिए जो नेता पार्टी छोड़ते हैं वो इस तरह की अंदर बातें करते हैं। लेकिन और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ठीक नहीं है, है। ठीक है, आपके लिए नहीं। आप कह रहे हैं कि है। बीजेपी उसे ले जाती है, लेकिन जो बीजेपी से कचरादान में डालती है। तो आप कांग्रेस को देखिए लेके आती है। मेनका गांधी और वरुण गांधी पहले सबसे पहले भाजपा में गए कांग्रेस से, और आपने उनका क्या हासिल कर चलिए आदित्य कुछ कहना चाहिए, वक्त खत्म हो रहा है। आदित्य क्या हासिल किया भाजपा का नेतृत्व देख रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए आदित्य, फाइनल कमेंट है आदित्य। फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है, बात पूरी कीजिए। सामूहिक नेतृत्व बिल्कुल पंकज जी, एक मिनट। प्रदीप जी मैं आखिरी बात कहना चाहूंगी। फिलहाल कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिख रहा है, कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है। ठीक है पंकज जी। आदित्य ने कहीं ना कहीं बैलेंस समय बताएगा आदित्य, समय बताएगा। प्रदीप जी एक मिनट। मेनका गांधी वरुण गांधी इसका उदाहरण है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ आदित्य ने कहीं ना कहीं प्रदीप जी को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लपेटने की कोशिश की। अच्छा, यानी आपका डिक्टेटरशिप नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण देता हूँ हाँ। आपको जालोर सोरेई का टिकट जो सर, हमारे क्या पिता सच्चाई लुम्बा नहीं है राम जी क्या ये? वो लुम्बा राम जी एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी का पंचायत समिति मेंबर से लेके वो पार्टी के जिलाध्यक्ष तक बने हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल रहा है। चलिए अच्छी बात, चलिए अच्छी बात। इसलिए अगली लिस्ट में भी देखना है कि आखिर कौन से नाम शामिल होते हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर एक सीट जरूरी है और हर एक कैंडिडेट भी जरूरी है, लेकिन चयन करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है, ताकि 195 नामों की जो लिस्ट आई है उसके बाद जब अगली लिस्ट आएगी तो उसमें भी कई कड़े फैसले लिए जाएंगे। कईयों की टिकट कटेगी और जिसकी टिकट कटती है वो फिर विरोध भी करता है, विरोध के स्वर भी निकलते हैं, कई और भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बीजेपी में तैयारी चल रही है, लिस्ट दूसरी लिस्ट का इंतजार। तो कांग्रेस में भी आखिर पहले ही सूची कब आएगी? भले एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएं, लेकिन जरूरी है कि दोनों ही पार्टियां यहां पर अच्छे और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही हैं। किसी की नजर में 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, कहीं पर एक ही है, और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि जब दूसरी सूची आती है बीजेपी की और पहली सूची आती कांग्रेस की, तो उसमें क्या एक्सरसाइज की है और किस कैंडिडेट को उतारा गया है। इसलिए धड़कने सभी की तेज है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।